जनता का फैसला किस तरफ जा रहा है। मृणाल जी, जिस तरह से जैसे कुछ सीटें हैं जहां पर कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट्स ने 5000 से ऊपर की बढ़त बना ली है, ऐसी सीट्स के बारे में आपका अनुभव क्या कहता है? आपने इतने सारे चुनाव देखे होंगे, तो यदि विधानसभा में कोई कैंडिडेट 5000 से ऊपर की लीड पर चला गया है, लोकसभा में तो एक बार मान लिया जाता है कि लंबी लीड 10-20 हज़ार की कवर हो जाती है, लेकिन यदि 4-5 हज़ार की लीड विधानसभा में हो गई है तो उसको क्या माना जाए, कैसा माना जाए? फिर वही बात आती है, अगर ये क्षेत्र उस विधानसभा क्षेत्र में अगर ये वो क्षेत्र है, देखिए जो नया दौर है इसमें पहले वाले दौर में तो मतपत्र आपस में मिला दिए जाते थे जब पर्ची से मतगणना होती थी। उस समय जो निर्णायक लीड डेवलप कर लेता था पहले दूसरे तीसरे राउंड में, उसे एक स्पष्ट रुझान का संकेत माना जा सकता था। लेकिन अब जब मतपेटियों से मशीन के हिसाब से मतगणना चालू होती है तो वो क्षेत्र का भी संकेत देती है, और चूंकि क्षेत्र का संकेत देती है इसलिए अभी भले ही लीड 3000 या 4000 की हो, उसे स्पष्ट परिणाम का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। हो सकता है अगले ही राउंड में किसी दूसरे बूथ पे जहां दूसरी पार्टी का प्रतिद्वंदी दल का प्रभाव ज्यादा हो, शायद एक ही राउंड में उस लीड को बराबर कर लिया जाए। अब हम हालांकि मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात कर रहे हैं, पर अमेरिका के चुनाव में भी हमने देखा कि जहां निर्णायक बढ़त ट्रंप की बताई जा रही थी, वहां अंतिम दौर में 5-5 राज्यों में बिडेन साहब ने न सिर्फ उसको रिकवर किया बल्कि वो 4-5 राज्य जीते भी। तो एक संकेत की दृष्टि से इसको हम समझें, और अभी प्रारंभिक रुझान के को संभावित परिणाम का आधार मानने से थोड़ा सा इंतजार करें। देखते हैं 1-2 बजे तक कैसी तस्वीर बनती है। केजी पाठक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक साहब, जिस तरह से मृणाल जी कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी और रुकना चाहिए? क्योंकि आपके कार्यकर्ता ना तो रुक रहे हैं, ना नेता रुक रहे हैं, ना जो मंत्री है वो रुक रहे हैं, बयान पे बयान भी आ रहे हैं, जीत का दावा भी किया जा रहा है, खुश भी नजर आ रहे हैं, और आपके चेहरे से भी लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं से लड्डू खा के आ रहे हैं। देखिए, अभी तक लगभग 3 राउंड के नतीजे या रुझान सामने आ चुके हैं, और मध्य प्रदेश की जनता प्रदेश के हित में एक अच्छा निर्णय लेती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्पष्ट बढ़त बढ़ाए हुए है, वहीं कांग्रेस पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो या नेता हो, वो अभी से हार के बहाने खोजने लगे हैं। दिग्विजय सिंह जी को भी मैंने सुना, या अन्य नेताओं को जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनता के विश्वास से ही जीत अर्जित की जाती है, और लोकतंत्र की परंपराओं का, लोकतंत्र में उपयोग किए जा रहे माध्यमों का जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके नेतागण मखौल उड़ाते हैं या उनका तिरस्कार करते हैं, उनको अपमान करते हैं, अगर वो पिछड़ते हुए नजर आते हैं, तब यह स्थिति दिखाई देती है जो आज मध्य प्रदेश में फिर से दिखाई दे रही है। वही ईवीएम है, वही मतदाता है, वही शासन है, वही प्रशासन है, वही चुनाव आयोग है, जिसके रहते हुए आपने 2018 में बड़े बड़े झूठे वादों के कारण, धोखे के कारण, जनता को छलावे भरे वादों के कारण किसी प्रकार से थोड़ी सी बढ़त भारतीय जनता पार्टी से बना ली थी। उस समय कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी थी वो अल्पमत की सरकार थी, एक बहुमत की सरकार नहीं थी। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता को 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल स्मृति में रहा, यादों में रहा। जब उसने 15 महीने में कमलनाथ जी का या कांग्रेस पार्टी का शासनकाल देखा, उसको ये लगा कि कमलनाथ जी बड़े बड़े झूठे वादे करके आ गए कि 4000 रुपया प्रतिमाह हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, नहीं दे पाए। बिना किसी शर्त के किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आते ही शर्तें लगा दी। एक गाँव से दूसरे गाँव पढ़ने जाने वाली बच्चियों को स्कूटी देंगे, लेकिन नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना जिसको शिवराज जी ने बनाया था, चलाया था, और सफलतापूर्वक 28,000 रुपया उपहार देते थे। इन्होंने कहा हम 51,000 देंगे, लेकिन 51 तो मिले नहीं, वो 28 भी डकार गए। बहुत सारी बातें ऐसी थी जब हम मतदान केंद्र पर इस चुनाव में, उपचुनाव में गए 28 विधानसभा केंद्र में, और हम मतदाता से पूछते थे कि आप बताओ, जिस सड़क पर हम चलकर आए हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता चलकर आ रहे हैं, गांव में यह सड़क किसने बनवाई, तो मतदाता उत्साह, बिल्कुल मैं उस पर भी जा रहा हूं। मतदाता उत्साह पूर्वक हर मतदान केंद्र पर बताता था यह सड़क या तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी है या मुख्यमंत्री सड़क योजना से बनी है। जब हम उज्ज्वला योजना के हाथ उठवाते थे तो महिलाएं, माताएं, बहनें सैकड़ा से ऊपर हर मतदान केंद्र पर निकल जाती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 सैकड़ा से ऊपर आंकड़ा हर मतदान केंद्र पर निकल जाता था कि हमने गरीबों को, मोदी सरकार ने पक्की सड़कें दी हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार से बेहतर मैनेजमेंट मध्य प्रदेश सरकार कर रहा, चाहे कोविड-19 का उपचार का
मामला रहा हो, या उनको सहायता के नाम पर मुफ्त राशन देने का काम रहा हो। मध्य प्रदेश सरकार ने तो फ्री में दिया ही, लेकिन साथ में केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने भी अप्रैल से लेकर नवंबर का स्पेशल चार्ट बनाकर उसको अतिरिक्त प्रोवाइड कराने का काम किया। 3P और एक केस का आप पे आरोप लगता है, करवाते थे 3P और एक केस का आरोप का जवाब दे दीजिए सर। जनता पार्टी के समर्थन में केजी पाठक साहब, कांग्रेस हमेशा से उनका छोटे से छोटा नेता और बड़े से बड़ा लीडर कहता है 3P केस, पुलिस प्रशासन, पैसा और शराब, ये खूब चलाया आपने चुनाव में, ये आरोप है आप पर। देखिए, जब भारत में लोकतंत्र का जन्म हुआ, लोकतंत्र भारत को मिला, तो बहुत सारे अनुचित माध्यमों से कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में बनी रही। लेकिन आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक मंत्र जो हमने पहले ही दिन से दिया था कि जिस दिन हम बहुमत में आएंगे दिल्ली में, राम मंदिर निर्माण का माहौल बनाएंगे, 370 हटाएंगे, सीए जैसा कानून लाएंगे, ट्रिपल तलाक जो मुस्लिम माताओं बहनों के साथ अन्याय करते हैं मुस्लिम पुरुष, उसको हम हटाने का या खत्म करने का काम करेंगे। हम बढ़े हैं वैचारिक मंत्र पर। हमारा ये सपना था कि जिस दिन हम दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, गरीबों को पक्की छत देंगे। सबको ध्यान है, इंदिरा आवास योजना में कांग्रेस के जमाने में तहसील में या ब्लॉक में 2-3 कुटीर आती थी, बमुश्किल वो 70 साल में 35,000 तक पहुंच पाए थे। लेकिन आज हर मतदान केंद्र पर हम 100 का आंकड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पार कर चुके हैं, और 2.5 से 3 लाख के अच्छे घर जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं दुनिया के सामने, वो हमने देने का काम किया है। तो मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझा। बीच में एक काल ऐसा आया कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जीत रहे हैं फिलहाल यहाँ नतीजे रुझानों में, लेकिन इतनी तारीफ मत कर दीजिए, सिंगापुर में नहीं रहते आप। जरा मृणाल जी, जो ये बातें हो रही है, इनका धरातल पर क्या वजूद है, वो भी आपको पता होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं जो आपके सामने बात व्यक्त कर रहा हूं, मतदान केंद्र पर आप जाकर देखिए, और आपकी तो टीम गई है, निश्चित तौर पर वो रिकॉर्ड भी करके लाई है कि किस प्रकार से ग्रामीण जनों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है, उज्ज्वला योजना का लाभ लिया है, मुफ्त टॉयलेट का लाभ लिया है, बहुत सारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का हर विधानसभा में एवरेज 6,000 गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया है शिवराज सरकार के दौरान। तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हर विधानसभा में जनता ने मैंडेट दिया था ना, एहसान नहीं किया आपने। सर मेरी बात तो सुनिए, आपने जनता पे एहसान नहीं किया ना केजी पाठक साहब, ये कोई एहसान नहीं था, आपको मैंडेट मिला था, आपको चुना गया, आपके प्रतिनिधि चुनकर आए, आपके प्रत्याशी जो है प्रतिनिधि बने, जनता के प्रतिनिधि बने। अब आपको काम करना है, क्योंकि आपने वचन लिया, वादा किया, आपने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। सर पाठक साहब, कोई ऐसा नहीं, आपका कर्तव्य था जो आपने किया, और आगे और बेहतर करना है अगर जीतते हैं तो। मृणाल जी, मैं मृणाल जी से मैं एक रिएक्शन लूंगा। मृणाल जी सर, मैं अतिरेक में मत जाइए ना। मेरी आखिरी बात मेरी रह गई। हाँ बोलिए। देखिए, मेरी आखिरी बात यह है कि लोकतंत्र जनता के विश्वास से चलता है, और भारतीय जनता पार्टी अगर आगे इस चुनाव में दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और हमारे कामों को सराहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के 15 महीने के शासनकाल को उन्होंने ठुकराने का काम किया है, आपकी पार्टी को धन्यवाद 2 बार वोट देने के लिए, काम हमने 5 साल में गाँव में आपकी पार्टी को धन्यवाद, आपकी पार्टी को धन्यवाद, जनता को 2 बार वोट का मौका देने के लिए। आपने 2 बार वोट देने का मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। पाठक साहब, मेरा एक सीधा सवाल है, आपकी पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी का जी पाठक साहब, आपकी पार्टी की नीतियां इतनी अच्छी थी, जैसा कि विजय पंड्या जी बोल रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश सिंगापुर तो बन नहीं गया, और जिस तरह से आपने बोला कि इतने अच्छे घर बने, इतना सब कुछ हुआ, सब कुछ अच्छा था, तो फिर आप 2018 का चुनाव क्यों हारे? अब आप बोलेंगे कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे, ठीक है, मान लिया आपकी बात कि कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे, और सरकार भी कांग्रेस के अंतर्कलह से गिरी, ये भी मान लिया बात को। तो क्या ये माना जाए कि जिन सीटों पे ये कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे पहले, और अब जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है, तो क्या ये कैंडिडेट बस जीते थे, पार्टियां नहीं जीती थी, इसलिए ये लोग आगे चल रहे हैं? आपकी पार्टी अभी भी पीछे है वहीं पर? देखिए, थोड़ा ये इनका व्यक्तिगत वोट है क्या? पीछे जाना पड़ेगा। 8-9 महीने पहले का जो घटनाक्रम घटा था, मैं बोलना चाहूंगा कि खेल के मैदान में बैट्समैन भी कांग्रेस के थे, बॉलर भी कांग्रेस के थे, फील्डर भी कांग्रेस के थे, विकेट कीपर एम्पायर भी कांग्रेस के थे। उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने कैच पकड़ा है, उन्होंने बोल्ड किया है। भारतीय जनता पार्टी का मैच फिक्सिंग के आरोप आप पर लगे थे, पार्टी अपने विधायकों को संभालने मैच फिक्सिंग के आरोप तो आप पे लगे थे ना सर।
साहब सर उनका सर पाठक जी आपने देखा होगा, आप देखिए, जो अपना घर पाठक जी आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में जो फिक्सिंग के आरोप में जो खिलाड़ी पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर यही तो आरोप रहता है कि वो अपनी टीम से खेल तो अपनी टीम से रहे हैं, लेकिन खेल दूसरे के इशारे पर रहे हैं और वो पैसा लेके खेल रहे हैं। वैसा जी। कहीं खेल तो नहीं था। देखिए कांग्रेस पार्टी का असंतोष था, कांग्रेस पार्टी के झूठे किए हुए वादे से थे, जिनसे उनके विधायक भी त्रस्त थे, नाराज थे, और वो नाराजगी, असंतुष्टपन उनका इस घटनाक्रम में पूरा सामने आया था। जो अपने घर को नहीं संभाल पाए, अपने 22 सर, विधायकों को संतुष्ट नहीं रख पाए, असंतुष्टों वो को अगर आज इस संतुष्ट तरीके करने की का बात काम आपकी करें कि पार्टी ने जनता किया। अब कैसे किया ये तो आरोप लगते हैं, हमने कुछ नहीं कहा। चलिए मैं रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ सर। अरविंद भदौरिया साहब, मंत्री जी हमारे साथ मौजूद है। सुधीर, मैं आऊंगा आपके पास, कैप लीडर वापस आ रहा हूँ मैं आपके पास। सुधीर, आपके साथ मंत्री जी मौजूद हैं। मैं आऊंगा आपकी बात, क्या लीडर वापस आ रहा हूं मैं आपके पास। सुधीर आपके साथ बिल्कुल विजय, देखिए अरविंद भदौरिया जी मेरे साथ में मौजूद है। 18 भी हो सकती है, मुझे लगता है 15 प्लस मंत्री जी भी तो मैनेजमेंट संभाले रहे थे पार्टी का। रूप से रहेगी। बिल्कुल देखिए मैनेजमेंट पूरा संभाला था, और आकाश से लेकर धरती तक जो प्लेन में साथ ले जाने की बात हो विधायकों की, या रखने की बात, और उसके बाद 3 इस्तीफे विधायकों के जो कांग्रेस के हुए थे, और अभी भी 3 कांग्रेस के विधायकों ने मुलाकात की थी। उपचुनाव हो चुके हैं, दमोह का उपचुनाव है। क्या अरविंद जी माना जाए कि ये संख्या बढ़ने वाली है, कि अब तो सरकार हो गई, स्थायित्व आ गया, बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं आप लोग, ये सिलसिला थमेगा या जारी रहेगा? देखिए, अगर किसी को वहाँ से उनका कष्ट दिया हुआ कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीने में कोई काम नहीं होंगे, क्योंकि ये जनता जनार्दन की कृपा से जीत के आते हैं, तो उनके काम अगर नहीं करा पाएंगे तो अगली बार वहाँ जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो मेरा कहना है कि अगर कोई आने की इच्छुक है विकास के सिर्फ एक एजेंडे के साथ में, शिवराज जी के साथ में, शिवराज जी के विकास के साथ में, तो स्वागत है। बड़ा मन लेके भारतीय जनता पार्टी सबको इस विकास की गंगा में बहाने का प्रयास करेगी। कोई अगर आता है तो स्वागत है, हम किसी को तोड़ने छोड़ने जाने वाले नहीं हैं। सुधीर से उस बारे में जरूर, क्योंकि आपकी हमारी जरूर बात होती रहती थी कि जो हमारे पास आने को मौजूद है वो तो तुरंत आ जाता है, लेकिन जनता के पास जाने के लिए कोई मौजूद नहीं है जीतने के पास। तो जो आ रहा है उसको तुरंत एक्सेप्ट, और जो जीत के आ रहा है वो वापस क्षेत्र में क्यों नहीं जाता है? बड़ा सवाल है, वो जो जीत के आ रहा है वो क्षेत्र में क्यों नहीं जाता है। इसका जवाब तो अरविंद जी से पूछा जाना चाहिए। आप पूछिए उनसे कि ऐसा क्यों है कि जो जीत के आता है वो क्षेत्र में क्यों नहीं जाता है। देखिए बिल्कुल मैं लेता हूं कि सर जो विकास के लिए आ रहे हैं वो तो आपके पास में आ रहे हैं, पर लेकिन एक बात आ रही है कि जो जीत के आए थे, जीत कर गए, वो जनता के पास थोड़ा जाने में लगता है हिचक। और ये सवाल स्टूडियो से है, तो आप क्या कहेंगे? देखो, कोई हिचक नहीं है। जन नेता लोकतंत्र के सिस्टम में 2 लाख लोग विधानसभा में नहीं घुस जाएंगे, इसलिए अपना नुमाइंदा चुनते हैं। नुमाइंदा क्यों चुनते हैं? हमारी क्षेत्र की जनता का विकास करा सके, सर्वांगीण विकास करा सके। इसलिए अगर ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो जनता के बीच में वैसे भी नहीं जा पाएंगे। मेरा कहना है अगर विकास करा पाएंगे, उनके काम करा पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे, उनके सरकारी योजनाओं का लाभ दिला पाएंगे, तो इस विकास की गंगा में स्वागत है सभी का। ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है। सुधीर, बीजेपी की टीम में राहुल द्रविड़ की भूमिका में नजर आएंगे भदौरिया साहब? कोई अगर आता तो स्वीकार है। सर आप लोभ लालच की बात ही कर रहे हैं, पर लेकिन इस समय देखिए राहुल द्रविड़ से पहले विराट कोहली की भूमिका निभा चुके हैं। और विजय, और मैं सीधे कोशिश करता हूं कि आप अगर सीधे सवाल करें बिना किसी व्यवधान के। अरविंद जी स्टूडियो से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सीधे सवाल लें और सीधे सवालों का जवाब दें। जी भदौरिया साहब नमस्कार, विजय पंड्या बात कर रहा हूं। नमस्कार भैया, नमस्ते, कैसे हैं? बस बढ़िया सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे हैं, क्योंकि आपने जैसे तैसे आरोप लगे कि पैसे, अब जीत में कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली कांग्रेस के पास ना कोई मुद्दा था, ना कोई नीति थी, कुछ नहीं था। 15 महीने कुछ इनका किया नहीं, बेचारे परेशान हो गए। और नहीं किया चलेगा, बेइज्जत किया बुरी तरीके से। 6-6 घंटे कमलनाथ जी से मिलने के लिए विधायक खड़े रहते थे। वो खुद के लिए नहीं आते थे, जनता के विकास के कामों के लिए आते थे, और बगल मिले वापस चले जाते थे।
तो मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़कर राजनीति नहीं हो सकती है। इसलिए किसका मान सम्मान स्वाभिमान? क्षेत्र की जनता का मान सम्मान मैं स्वाभिमान एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं भदौरिया साहब। मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अदालत में चला गया और जनता ने, मुझे लगता है अभी शुरू से लेकर आखिरी तक जिस दिन से सरकार गिरी, शिरीष जी, मेरा ना तो दिमाग चल पा रहा है या फिर मेरी उतनी राजनीतिक समझ नहीं है। आदेश करिए। जी जी, एक विधायक जो चुन के आता है, विधायक चुन के आया, पैसा खर्च किया उसने। कई विधायक जो ऐसे होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, जमीन बेच देते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने में उन्होंने अपनी जमीन बेच के पैसा खर्च किया, वो चुनाव जीत कर आए। फिर वापस ऐसा क्या मिल जाता है आपकी पार्टी में? ऐसा कौन सा प्रेम आप उसको दे देते हैं, ऐसा कौन सा विश्वास दे देते हैं कि वापस वो चुनाव में जीत चला जाता है? फिर वो बेची हुई जमीन का पैसा भी आया नहीं, वापस से फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार। ये इतना जोश, इतना समन्वय, इतनी ताकत कहां से आती है उसके पास? देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि मान सम्मान स्वाभिमान एक विषय है, जनता के विकास का हित दूसरा विषय है। अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता के काम नहीं कर पाएगा तो उसकी राजनीति वहीं ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। कमलनाथ जी ने इन टोटल मिला के 22 लोगों के कोई काम किए नहीं और मान सम्मान भी नहीं रखा। तो मनुष्य जो है ना, मान सम्मान स्वाभिमान का भूखा है, उस क्षेत्र की जनता भी मान सम्मान स्वाभिमान की भूखी है। सर, चुनाव तो 2 लाख वोट से इकट्ठे कुछ नहीं जाएंगे, तो उसको नुमाइंदा का मान सम्मान अपमान होगा तो 2 लाख जनता का अपमान है। इसलिए वो सब जानते हैं, समझते हैं। मोदी जी के विकास जैसी नीतियाँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे के साथ लोग आए हैं। उनका स्वागत करते हुए जनता की अदालत में गए हैं और जनता का असीम आशीर्वाद प्रथम दृष्टया रुझान में लग रहा है। मुझे लगता है कि अच्छे मतों से हम लोग जीत के आएंगे और सेवा के लिए सरकार चलाएंगे। अरविंद जी, आपकी पार्टी ने सरकार बनाई, आपकी बड़ी अहम भूमिका थी। मेरा सवाल सीधा है कि आपकी पार्टी में ऐसे लोग नहीं थे जो विधायक के रूप में चुन के आए और आपने उनको मंत्री नहीं बनाया, बल्कि उन लोगों को मंत्री बनाया जो विधायक नहीं रह गए थे। ऐसे 14 लोगों को आपने मंत्री बनाया जो मंत्री थे ही नहीं, जो विधायक थे नहीं, वो जनता वो रिजाइन करके आए। तो ऐसी क्या बात हुई कि आपकी पार्टी के ऐसे कौन 14 लोग थे जिनके हिस्से में ये 14 लोग आ गए? और ये विधायक तो चुने नहीं गए उस समय, चुनाव तो ये अभी लड़ रहे हैं, और आपने उनको मंत्री बना दिया। और 1-2 को नहीं बनाया, आपने 14 के 14 लोगों को बना दिया। इतना सम्मान आप दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को दे रहे थे विकास के नाम पे, जबकि आपकी पार्टी में जो लोग बरसों से काम कर रहे हैं उनको इतना सम्मान से नवाजने की आपको जरूरत नहीं महसूस हुई? दो बातें हैं इसमें। मेरा कहना कि मेरी पार्टी से विधायक बन के जीत के गए, ये भी उनके लिए पार्टी का बड़ा एहसान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अब जैसे मुझे कोई पार्टी आदेश करेगी साहब आपको मंत्री पद से इस्तीफा देना, तो मैं तुरंत देके जनता की सेवा में जाऊंगा, पार्टी का काम करूंगा। इसलिए संगठन का प्रोडक्शन ही सरकार है, तो संगठन महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसलिए कुछ लोग अगर मंत्री नहीं बने होंगे तो संगठन में जिम्मेदारी देते हुए काम करेंगे। तो संगठन प्रथम है, सत्ता हमारे लिए सेकेंडरी है। इसलिए संगठन का उत्पादन ही हमारी सरकार। एक जो लोग मिनिस्टर बनाए, ऑलरेडी 6 कैबिनेट मिनिस्टर थे। आजकल पंच और सरपंच का इस्तीफा नहीं देते लोग। आप जो है ना किसी जनपद सदस्य इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। कितना बड़ा रिस्क लेके हमारे साथ में आए हैं, भदौरिया जी, उनकी चिंता करना हमारा धर्म है, माननीय शिवराज सिंह चौहान का कर्तव्य है और उनकी हमेशा चिंता करेंगे, सम्मान रखेंगे। भदौरिया जी, मेरा सवाल ये नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया। मेरा सवाल ये और ये भी नहीं था कि आपकी पार्टी संगठन को महत्व देती है। आपने खुद कहा कि वो लोग विकास के लिए आए और सम्मान के लिए आए। तो एक बार बताइए, जिसको पार्टी आप बोल रहे हैं कि पार्टी बोलती मुझे इस्तीफा देगी, मैं जनता की सेवा के लिए चले जाऊंगी, तो उससे आपका सम्मान बढ़ेगा, कम होगा? तो वो तो वहाँ पे भी कमलनाथ जी थी, उनसे नहीं मिल रहे थे जैसा कि आपने बोला, तो उससे कौन सा उनका असम्मान हो गया? और दूसरी बात, यदि आपकी पार्टी आपको मंत्री पद से हटा देगी तो आप कौन सा विकास काम करा पाएंगे? सारी चीज़ें बड़ी विरोधाभासी हैं। ठीक है, परिस्थितिजन्य चीज़ें ऐसी हैं कि सब परिस्थितियाँ आपके फेवर में हैं तो सारी चीज़ें ठीक कही जा सकती हैं, लेकिन जहाँ तक जिन चीज़ों की आप अपनी पार्टी के आधार पर भी बात कर रहे हैं तो वो उस दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि न्याय संगत बात आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं न्याय संगत बात कर रहा हूँ।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पद प्रतिष्ठा जाने के लिए कोई लड़ाई नहीं करता है। उनको मालूम है जैसे माँ होती है तो पार्टी हमारी माँ है। माँ सबको घर में जो बजट होता है उस अनुसार भोजन बनता है, सबकी डिमांड के अनुसार भोजन नहीं बनता है कि किसी को दाल पसंद है, किसी को आलू पसंद है, किसी को कलाकंद पसंद है, ऐसा नहीं होता है। घर के बजट के अनुसार भोजन करा के 4 भाइयों तो चारों को सम्मानपूर्वक माँ खिलाती है। तो पार्टी हमारी माँ है। माँ सबकी चिंता करती है, किसी को संगठन में चिंता करती है, किसी की सरकार में चिंता करती है, किसी को हर प्रकार की चिंता करती है। तो हमारी पार्टी के कारण हम जिंदा हैं। तो इसलिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि रहता है। इसलिए जो लोग भी मन में भी कोई बात होती है तो पार्टी में सुनते और समय आने पर उनका निर्णय और निदान भी करते हैं। भदौरिया जी, आप अपनी पार्टी लाइन में बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बस मैं इतना चाहूँगा कि माँ अपने बच्चों की भी चिंता करे। माँ अपने बच्चों को बजट के अनुसार चिंता करती है। बच्चे कहे मुझे तो जहाज चाहिए, तो माँ कहेगी यार साइकिल की व्यवस्था है, अभी जहाज की व्यवस्था नहीं बेटा, साइकिल आप तो कर सकते हैं जहाज की व्यवस्था, देखा है हमने। जहाज की व्यवस्था हो जाएगी, बाप से बातचीत करके। भदौरिया जी आपके साथ चर्चा को यही विराम दूंगा। मेरे पास नहीं, मैं तो बहुत छोटा गरीब आदमी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते झाड़ू भी लगाऊंगा और जहाज भी बैठूंगा जो आदेश करेगी पार्टी। भदौरिया जी आपके साथ मैं चर्चा को यहीं विराम दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि माँ को पहले अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए, उसके बाद पड़ोसी की चिंता करनी चाहिए। जी जी, शुक्रिया भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। शुक्रिया सुधीर आपका भी। और स्टूडियो में हमारे साथ 2 मेहमान हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, एनडीए 121 सीटों पर आगे, रुझान का पूरा आप मतलब समझ सकते हैं, महागठबंधन 109 पर आ गए। ये तो शिरीष जी पूरा उल्टा ही हो गया। जो बात हो रही थी, जो एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल उल्टा हो गया यहाँ तो। हाँ, ये बात सुबह से जो ट्रेंड दिखा रहे थे वो उसमें खास तौर पर महागठबंधन को आगे दिखाया जा रहा था और बड़ी लीड के साथ दिखाया जा रहा था आगे। हाँ। और अचानक से जैसा कि वहाँ परिणाम भारतीय जनता पार्टी के माने एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनसे हम जो बिहार से आते हैं उनसे हम चर्चा कर रहे थे, तो उनका कहना था कि महागठबंधन आगे दिख रहा है, लेकिन बार बार बात वही आती है, लालू राज की लोग याद दिलाते, लालटेन युग की याद दिलाते हैं साथ में। पर लोगों का कहना ये भी था कि भाई इस पीरियड में एक ऐसी पीढ़ी सामने आ गई जिसने वो लालटेन युग नहीं देखा। इसके लिए इसका मतलब ये है कि उनके लिए वो बिटर एक्सपीरियंस उन्होंने उसको महसूस नहीं किया। हाँ। तो उसके लिए उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन ने क्या किया था। उनके लिए जो वर्तमान में उनको दिख रहा है वो उनके लिए मायने रखता। और जब शुरुआत में एग्जिट पोल आए थे तो जब नीतीश कुमार जी को थोड़ा पीछे दिखाया जा रहा था तो लोगों का कहना था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेके और कोविड को लेके उनका जो रवैया था वो कहीं लोगों की नाराजगी का कारण है। हालांकि बात एकदम सही है कि जो पार्टी 15 साल सत्ता में रहती है उसके लिए अपने आप एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो जाती है। चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रही हो, उसके लिए उसको सस्टेन कर पाना, अब सत्ता को दोबारा से हासिल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसी स्थिति में जब सामने एक युवा नेतृत्व सामने आ रहा हो और नई बात के साथ सामने आ रहा हो, तो तेजस्वी यादव ने बहुत तेज़ी से जो गेन किया। और पिछला भी चुनाव की बात करें, जब नीतीश कुमार जी चुनाव जीते थे तो वो तेजस्वी के साथ ही चुनाव जीते थे, बाद में उन्होंने अपने साथी बदल लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, लेकिन जो पिछला चुनाव था वो तेजस्वी के साथ ही उन्होंने जीता था। तो इसलिए ये वाला जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको जाने का कितना लाभ मिला है अभी नहीं कहा सकता। हालांकि जो अब परिस्थितियां दिख रही हैं वो थोड़ी सी ट्विस्ट होती हुई दिख रही हैं, वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। जी चलिए, तो ये अपडेट बीजेपी 19, 8 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य। तो पूर्व मंत्री उमंग सिंघार, उनको आप सुन रहे थे। और अब एक तरफ ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी नतीजे आने दीजिए, नतीजे जब तक नहीं आते तब तक हार नहीं मानेंगे। लेकिन लगातार जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ में जो पैनल है वो भी लगातार जुड़ा हुआ है। अलग अलग सीटों पर जो रुझान हमको मिल रहे हैं वो सारे रुझान आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऊपर आप देखें सीटों का पूरा अनुमान आप देख पाएंगे कि सीटों की क्या स्थिति चल रही है हर एक जगह। और नीचे आप देखें मरवाही, ये नतीजों की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए रुझान, मरवाही की महाभारत, इसका भी अपडेट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। बिहार में जो एक बड़े स्टेट में इलेक्शन चल रहा है वहां अचानक से पूरी बाजी पलटी दिखाई पड़ी है। जो एनडीए गठबंधन है वो 123 सीटों पर लीड कर रहा है, आरजेडी जो है और उनके सहयोगी 106 पर।
वो आगे चलते दिखाई पड़ रहे हैं एलजेपी 7 पर और अन्य 7 पर। वहां जो तस्वीर दिखाई गई थी एग्जिट पोल की, उससे अलग अब नतीजे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी कुछ देर की बात है, यह स्थायित्व प्राप्त करेगा, कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। इधर आप देखें, एक एक सीट का हाल आपको दाएं साइड स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। हम एक एक सीट पर कौन कितना आगे चल रहा है ये भी बता रहे हैं, और बड़े नामों के अपडेट आपको मध्य में दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा जी हैं, मैनेजिंग एडिटर IBS 24, और साथ में बीजेपी कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। सभी से हम चर्चा करें। शिरीष जी, जिस तरह से अचानक से बिहार में पलटी मारी है एग्जिट पोल के रुझान ने, ये मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। बहुत शुरुआती दौर में है, हालांकि दावे दोनों तरफ से अभी भी जीत के ही हैं। देखिए, बिहार में भी सुबह जैसे हम देख रहे थे शुरुआती घंटों में, वहाँ पर हमको साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि जो महागठबंधन है वो आगे चल रहा है, और लोगों ने ये मान लिया था कि तेजस्वी अब सरकार बनाने की ओर चल रहे हैं। लेकिन अचानक से पिछले 1 घंटे के दौरान जो उलटफेर हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ पर फिर से एनडीए बढ़त की ओर है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी ये कहना अभी से बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने कैसा काम किया है, उसने जनता का आक्रोश था या नहीं था, यदि आक्रोश था तो उसको कितना इनकैश कर पाई है, भारतीय जनता पार्टी उस आक्रोश को कितना डाइल्यूट कर पाई है। हालांकि मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट शुरू से, जैसा कि उनके सारे नेता बोलते आ रहे हैं कि हमारी कैडर बेस्ड पार्टी, हमारे लिए चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण है, पार्टी हमारी माँ की तरह है। तो उनकी पार्टी में, जैसा भारतीय जनता पार्टी में बोला भी जाता है कि उनके अंदर कितना विरोधाभास हो, लेकिन चुनाव के आखिरी समय तक सारी पार्टी एकजुट हो जाती है। यदि वैसी स्थिति बनी है तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा कैंपेन अकेले कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी ने ही रन किया था, और कमलनाथ जी के ऊपर ही पूरा दारोमदार था, चाहे रैली करने की बात हो, चाहे सभा करने की बात हो, चाहे बैठक लेने की बात हो। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के लिए मददगार थे वो थोड़ा बहुत सचिन पायलट थे और आचार्य प्रमोद कृष्णम थे, और इसके अलावा कोई ऐसे बड़े नाम वहाँ देखने नहीं मिले, ऐसे लोग नहीं देखने मिले। जबकि शिवराज सिंह चौहान ने कई विधानसभा सीटों पर 4 बार 5 बार तक सभाएं की हैं, और वहाँ पर रैली की रोड शो किया। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए वो एक एंगल ऐसा था जहाँ पे कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखी थी। लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस एक ट्रेंड चला रही थी और जिन मुद्दों को उठा रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद जनता उन मुद्दों को एड्रेस करेगी। लेकिन अभी तक के रुझान, जिसको बोलना चाहिए करीब करीब 3 घंटे से ज़्यादा हो गया है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही अपनी बढ़त बनाए हुए, कई उनके कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत लंबी लीड पर, जैसे राज्यवर्धन दत्ती गांव बदनावर की बात करें तो कई 14,000 से ऊपर चल रहे हैं। सुमित्रा देवी कासडेकर भी एक निर्णायक में बढ़त पे हैं, 9,000 से ऊपर चल रही हैं। इसी तरह हरदीप सिंह डंग भी एक बड़ी निर्णायक बढ़त पे चल रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो एक निर्णायक बढ़त की ओर चल चुके हैं। इसलिए ये अब कहना मुश्किल है कि कांग्रेस पूरी 28 सीटों पर आ पाएगी या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं, उनमें से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे हालांकि जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो उतनी उनके अनुकूल नहीं थी, लेकिन चुनाव परिणाम को लोग अपने पक्ष में मोड़ने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। लेकिन एक बात है शिरीष जी, जिस तरीके से लगातार आप भी सुबह से देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज अचानक से चेंज होती दिखती है जैसे रुझान ऊपर नीचे जाते हैं। ओवरऑल इस पूरे चुनाव में हर एक स्टेप पर जहां हमने बीजेपी को देखा है, ये सवाल उनके साथ में चिपका ही रहेगा। भले उनकी जीत भी हो जाए, भले वो सरकार भी बना लें, लेकिन उन्होंने दूसरों के असंतुष्टों को साधने का बेहतर काम किया मैनेजमेंट के लिहाज से, चुनाव में मैनेजमेंट के लिहाज से बेहतर काम किया है। लेकिन जनता ऐसा चाहती थी, ये बात वो लगातार पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाएंगे जनता के बीच में। देखिए पुन्नी जी, चुनाव परिणाम हो या जो हमारा सामान्य जीवन है, उसमें भौतिक रूप से जो चीज़ें हैं उसमें तो यही माना जाता है कि जो जीता वही सिकंदर जी। आप चाहे बोलें कि नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे गलत थी, वो अपनी पार्टी की नीतियों के ही खिलाफ थे, उन्होंने एक चुनी हुई सरकार को गिराया, तो उनके पास भी उसके तर्क हैं कि उनके अंतर कलह था, कमलनाथ जी उनको टाइम नहीं देते थे और वहाँ के विधायकों की उपेक्षा हो रही थी। अब जनता ने किस हिसाब से वोटिंग की है, क्या उस क्षेत्र में कुछ जाति समीकरण ऐसा चला है, क्या उस क्षेत्र में उनके अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट इस तरह से रहे हैं, या उनका कांग्रेस विधायक के रूप में काम इतना अच्छा रहा है, भले वो कांग्रेस
के विधायक थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो लोगों के लिए उपलब्ध होंगे, उन्होंने काम कराया होगा, जनता के लिए सामने आते रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो जिनका लंबा रिकॉर्ड रहा है राजनीति में। बहुत कम लोग उसमें ऐसे थे जो 1-2 बार से चुनाव जीत के आए थे। ज़्यादातर लोग 2 बार के, हरदीप सिंह डंग 2 बार जीते थे। तुलसीराम सिलावट का एक लंबा इतिहास है राजनीति का, राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय लोग हैं। तो ये सब चीज़ें भी, प्रभुराम चौधरी की बात करें, ये सारे लोग ऐसे हैं, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव उनकी बात करें, जितने लोग हैं वो अलग अलग लेवल पर काम करने वाले लोग रहे, लंबे अरसे से काम करने वाले लोग रहे, तो जनता के बीच में उनकी व्यक्तिगत छवि का फर्क पड़ा है। और रही बात दोनों पार्टियों के वोट बैंक की, तो पिछले चुनाव में यदि वोटों की बात की जाए, प्रतिशत की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत ज़्यादा था और कांग्रेस की सीट्स ज़्यादा थी। तो ये एक अंतर था, ये विरोधाभास भी था इस चुनाव परिणाम का। सबके लिए आश्चर्य का विषय था कि भारतीय जनता पार्टी का यदि वोट प्रतिशत ज़्यादा है तो कांग्रेस की सीट ज़्यादा कैसे आई। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसके चलते चुनाव परिणाम पिछली बार प्रभावित हुए थे, जिसको बोलने जाए मैंडेट जो था बहुत क्लियर मैंडेट नहीं था, किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं था, एक मामूली अंतर था। कांग्रेस को जितनी चाहिए थी सीट 116, तो कांग्रेस 2 सीट पीछे थी, 114 पे थी। और भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो पिछली बार की तुलना में पुअर परफॉर्मेंस कहा जाएगा। पार्टी लगातार डिक्लाइनिंग ऑर्डर में थी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये जो कांग्रेस के लोग हैं जहाँ से जीते हैं, वहाँ पे कई सीटें ऐसी थी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनकी व्यक्तिगत छवि, अपने पार्टी या वोट बैंक, इसको मिला के एक जीत का समीकरण रचा। और साथ में उनके जो नए नेता हैं, उनके नए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, उनकी सक्रियता, उनका ऊर्जा का स्तर और उनका अपना एक संगठन में काम करने का तरीका, क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति रहे हैं, शुरू से संगठन के काम करने, और जनता के लिए छात्र जीवन में वो जितनी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिस तरह के उन्होंने आंदोलन किए, तो उसका भी उनको फायदा मिला। जबकि कांग्रेस में इस तरह के कमलनाथ जी के अलावा दूसरे लोग ऐसे सक्रिय नहीं थे जिसको कहा जाए कि वो पूरा ग्वालियर चंबल अंचल जिसकी 16 सीटें हैं, मालवा की जिसकी 7 सीटें हैं, इसके अलावा जो मध्य क्षेत्र की 2 सीटें हैं और महाकौशल की 1 सीट, और इसके अलावा निमाड़ की जो 2 सीटें, तो ऐसी सीटों पर उनका कोई ऐसा नेता नहीं था जो पूरी जगह घूम सके और पूरी जगह काम कर सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को एक पॉकेट्स में बांटकर और उसके ऊपर शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा नेतृत्व सामने लाकर और संयुक्त रैलियां करके, जिसको बोलना चाहिए एक पूरा शो बनाना और एक माहौल क्रिएट करना, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बखूबी किया। तो यदि हम ये बोलें इस पूरे घटनाक्रम को, जहां से सरकार गिरी और आज जब हम चुनाव परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं, तो यदि ये चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए तो इसका ये माना जाएगा कि ये सभी चीज़ों का सम्मिश्रण है, जिसमें उन्होंने जनता की नाराज़गी, यदि मानी जाए कि जनता की नाराज़गी थी, उसको डाइल्यूट करने का काम किया। साथ में उन्होंने अपना बूथ लेवल का मैनेजमेंट, अपनी पार्टी को पहले दुरुस्त किया, अपनी पार्टी की मीटिंग्स को ठीक किया, अपनी पार्टी के नेताओं को सक्रिय किया, अपने पार्टी के जो असंतुष्ट थे उनको चुनाव प्रक्रिया से दूर किया या फिर उनको सक्रिय किया। इस तरह के उन्होंने जो काम किए। जबकि कांग्रेस ने पहली बार मंडलम स्तर पर, सेक्टर स्तर पर काम किया, और उसके अलावा कांग्रेस ने जो 28 के 28 विधानसभा सीट के लिए संकल्प पत्र जारी किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पीछे रह गई। कांग्रेस ने उसके बाद आरोप पत्र की भी एक श्रृंखला जारी की। तो कहा जाए कि कांग्रेस ने काम किया लेकिन वो माहौल नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह से काम नहीं किया लेकिन माहौल उन्होंने बनाए। उनको मालूम था कि फील्ड में जो माहौल दिखेगा, जो क्षेत्र में माहौल दिखेगा, जो रैली दिखेंगी, जो रोड शो दिखेंगे, जो सभाएं दिखेंगी, उसका एक जो असर होगा उसको उन्होंने इनकैश करने, और फिर उन्होंने बड़े नेताओं का एक हुजूम खड़ा करने की कोशिश की, जिसके कारण वो जो हुजूम था उसने जनता के बीच में एक माहौल बनाने की कोशिश की कि पक्ष जो माहौल है, जो चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और हो सकता है कि जनता को ऐसा लगा हो कि हमने जो 2018 में गलती की, केंद्र में दूसरी सरकार है, यहाँ पर दूसरी सरकार है, उसको हम दुरुस्त कर लें तो शायद राज्य में काम हो जाए और हमको इसका फ़ायदा मिले। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जब तक अंतिम चुनाव परिणाम नहीं आए तब तक हम कह नहीं सकते कि कौन किस कारण से जीता है। जैसे यदि अभी हमारे सामने स्क्रीन पर मेहगांव सीट का चुनाव परिणाम चल रहा है, जो रुझान आ रहा है, इसमें हेमंत कटारे आगे चल रहे हैं, जबकि हेमंत कटारे उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं, वो अटेर के रहने वाले हैं। यदि जैसे हम मल्हरा की बात करें तो मल्हरा में दोनों कैंडिडेट उस जगह के रहने वाले नहीं हैं। यदि हम बात करें वहाँ पर जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं वो रामसिया भारती, वो टीकमगढ़ की हैं। ऐसे ही वहाँ प्रद्युम्न सिंह जो लोधी हैं वो दूसरी जगह से आते हैं, जबकि रामसिया भारती 5 साल से ही उस जगह पर रहती हैं। तो इस तरह के समीकरण, अब वो क्षेत्र के लोग भी नहीं हैं,
उसके बावजूद यदि जनता उनको जिता रही है या उनको वोट दे रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी छवि, उनका काम और पार्टी की मेहनत, बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी जब अंतिम चुनाव परिणाम आ जाएगा, जब हम बिल्कुल चुनाव का अंतिम परिणाम की ओर बढ़ जाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि किस पार्टी की कौन सी नीति ने काम किया। लेकिन प्रारंभिक बल्कि बोलूँगा अब तो हम एक तरह से मिड में आ गए हैं चुनाव मतगणना के, तो ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, तो जो रुझान है वो कम से कम कांग्रेस पार्टी के दावों के उलट हैं, ये बात स्पष्ट है। और जो शिरीष जी कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये कि एक तरफ पूरा संगठन लड़ता है, पूरा संगठन ताकत लगाता है, हर एक जगह से प्रतिनिधि आते हैं, और दूसरी तरफ से एक अकेला क्षत्रप पूरी पार्टी को पहले तो संभालता है, एक तरह से रिफॉर्म करता है, खुद पूरी मेहनत करता है, और सारी कैंपेन को डिजाइनिंग के बाद भी वो एग्रेशन कम से कम माहौल नहीं बनाता दिखता, जो माहौल बनाने में बीजेपी माहिर रही है, जिस माहौल को बनाकर बीजेपी जनता के बीच में एक परसेप्शन क्रिएट करती है। और यही पिक्चर, यही परसेप्शन आज कम से कम रुझानों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। देखिए पुनीत जी, ये इस बात को मैं बिहार से भी कनेक्ट करना चाहूँगा जी। जब शुरुआत में बिहार में चुनाव हो रहा था तो लोगों को लग रहा था कि नीतीश कुमार संकट में हैं, नीतीश कुमार परेशानी में हैं, और जो एग्जिट पोल के नतीजे भी वो भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और मतलब एनडीए जो है, जिसमें जेडीयू है, वो पीछे होते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पर, और तेजस्वी की या महागठबंधन की वापसी हो सकती है, सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन जो बात मैंने अभी करी कि जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड है माहौल बना के और हर स्तर पर उसको एक वहाँ पर उसका प्रभाव पैदा करने का जो खेल है, वो उन्होंने उसका चुनावी मैनेजमेंट में मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, तो उसके हिसाब से वो एक्ट करना सीख गई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने एक बहु पार्टी का जो वहाँ पर एक ट्रेंड था, वहाँ बहुत सारी पार्टी बहुदलीय जो व्यवस्था थी का चुनाव होता था, उसको उन्होंने ऑलमोस्ट बाइपोलर स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। बिहार की स्थिति भी उन्होंने वैसी ही बना दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही थी, उसका काम करने का स्टाइल ऐसा है कि राज्य को जहाँ पे भी उनका काम है उसको बाइपोलर स्टेट में कन्वर्ट कर दो, ताकि मुकाबला दो लोगों के बीच में हो, तीसरे का वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेल ना रहे या उसका कोई प्रभाव ना रहे। जी, चलिए, तो कुल मिलाकर सरकार जब बीजेपी की काम करती तब भी उनका तरीका वैसे ही होता है कि बड़े प्लेयर्स वही मैदान में दिखाई पड़े, अगर क्षेत्रीय प्लेयर हैं तो वो साथ में बड़े प्लेयर के किसी न किसी एक पक्ष में जाकर खड़े हो जाएं, ये उनकी व्यवस्था रहे या ये उनके साथ में पैक्ट किया जाए। दूसरी तरफ अगर चुनाव मैनेजमेंट को देखें तो यही चुनाव मैनेजमेंट में बिल्कुल ठीक कहा श्री जी ने कि जैसे अंतिम मोमेंट में प्रधानमंत्री जी ने खुद कई जगहों पर जाकर सभाएं की हैं, जिस तरह माहौल बनाया है उसके आधार पर अगर ये पूरी तरीके से अगर हम कहें कि माहौल परिवर्तित कर दिया या बना लिया तो कोई गलत नहीं होगा। एक इस समय अपडेट पुनीत जी यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा जी। नीतीश कुमार जी ने आखिरी जो अपने सभा के दौरान जो एक मार्मिक अपील की थी कि मेरा अंतिम चुनाव है, तो जब ये चीजें बोली जाती हैं तो उस समय मीडिया में जब हेडलाइन बनती हैं तब उस समय उसका तुरंत तो असर दिखाई नहीं देता है, लेकिन आगे जाके उसका असर दिखाई देता है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है यदि वो परिणाम वैसे आते हैं कि शायद नीतीश कुमार की जो अपील है उसको जनता ने समझ लिया है या उस पर अमल कर लिया है और उसके साथ अपनी सिंपैथी जताई है। क्योंकि जनता को भी ऐसा लगता होगा शायद, माने वोटर्स को, कि तेजस्वी यादव के पास अभी समय, मात्र 31 वर्ष के हैं वो, तो उनके पास समय, चिराग पासवान के पास समय, लेकिन नीतीश कुमार जैसे एक व्यक्ति के पास समय की मतलब उतना समय नहीं है राजनीतिक सक्रियता के लिए। तो ऐसे में जनता ने, हो सकता है प्रधानमंत्री जो कि वहाँ पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो उन्होंने सोचा होगा कि राज्य के साथ, मुझे लगता है वही इक्वेशन मध्य प्रदेश में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, एक तस्वीर दिखा रहे हैं अपडेट के तौर पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलने पहुंचे और एक जो वॉर रूम भी बना हुआ है, जो हमने आपको कल से दिखा दिया था हमारे सहयोगियों ने, कि किस तरीके से वहां पर पूरे सिनेरियो पर नजर रखी जाएगी। और आप ये देखें, वहां भी IBC 24 देखा जा रहा है और हर एक जगह IBC 24 पर लोग यकीन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे तेज और सटीक नतीजे, रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आप देखें, मरवाई के रुझानों को देखने के बाद कांग्रेसी खेमे में जबरदस्त उत्साह है, पहले से दावा होता रहा। एक ये भी बड़ा फैक्टर है कि क्या जिसकी सरकार उपचुनाव में उसको पूरा तंत्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फेवर करता है, जिसको एक पक्ष आरोप के तौर पर लेता है, दूसरे पक्ष सपोर्ट के तौर पर लेता है, तो ये बात भी एक बार फिर से
जाति दोनों ही स्टेट में दिखाई पड़ रही है। या आप देखें यहाँ कांग्रेसी खेमा बेहद उत्साहित है। हालांकि यहाँ छत्तीसगढ़ में एक सीट के नतीजों से किसी भी दल को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक नंबर साथ में जुड़ जाने के बाद एक साख का या नाक का सवाल, ये जो एक किसका गढ़, ये जो एक सवाल था, इसके उत्तर के तौर पर पार्टी से अपनी फेवर में जरूर करना चाहती थी। यहां भी पूरा बल लगाया गया, पूरी मेहनत की गई, पूरा का पूरा अमला लगा रहा, और जब अंतिम में जोगी परिवार ने सपोर्ट किया था बीजेपी को, तो ऐसा लगा कि मुकाबला जरा दिलचस्प हो गया, कड़ा हो गया। मुकाबला कोई भी हो, तस्वीर पर, उसके रुझान पर यकीन करने के लिए आप सब IBC 24 पर आते हैं, देखते हैं। तमाम दर्शकों का हम आभार भी अदा करते हैं बार बार। ये आप देखें, सारे मंत्री, पूर्व मंत्री IBC 24 को ही देख रहे हैं और यहां जो रुझान मिल रहे हैं उस पर यकीन करें। ये भी आपको बता दें, हमारे साथ में अपराजिता पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ चुकी हैं। उनके पास में भी थोड़ी देर में जाएंगे। अपडेट्स हम देख रहे हैं। चले तो कम से कम अब एक असली जो उनका आकलन था वो भी सामने आया। श्रीश जी, पहले तो 28 के 28 दोनों तरफ से दावे थे, लेकिन अब 16 से 20 कहा जा रहा है, और ये थोड़ा सा रियलिटी के करीब हो सकता है अगर इस तरह का आकलन होगा। हमारे साथ में दोनों तरफ से अपराजिता जी, पहले आपके पास आऊंगा। आपने मंत्री महोदय को सुना होगा, उनका कहना है कि अब जितनी लीड दिखाई पड़ रही है, 5000 प्लस की लीड तकरीबन उनको हर एक जगह दिखाई पड़ रही है, तो ये नतीजों की तरफ ही ले जाएगा बीजेपी को। ये रुझान जो है ये पलटने वाले नहीं है, ये दावा है। कुछ कहना चाहेंगे इस मोमेंट में? देखिए, क्रिकेट और पॉलिटिक्स में एक बड़ी विचित्र बात होती है, कभी भी पलट जाता है। जब तक एंड तक नतीजे नहीं आ जा सकते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। पर इन चुनाव के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो 28 सीटों पे ये उपचुनाव लड़ रही है, उसमें से 24 जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने खड़े किए, उनके ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में स्वाभाविक नेतृत्व आज इतना कमी है। ये बार बार बात करते आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, अरे भारतीय जनता पार्टी खुद आत्मनिर्भर नहीं है। ज़्यादा देर तक एक्सपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस इनकी मुहिम, इनका ये प्लान चल नहीं पाएगा, जनता समझती है। आप इस उपचुनाव में देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है 2-3 चीजें। पहली बार जिस तरीके से गोलियां चली, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा स्तर पर अधिकारियों को हटाया गया, जिस तरीके से कभी गाड़ी में बीजेपी के गुंडे मिलते हैं, कभी गाड़ी में पैसे मिलते हैं, तो किस प्रकार से ये चुनाव लड़ा गया है ये साफ दिख रहा है। ये प्रदेश के लिए हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है। ये कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, उपचुनाव में गई थी, हिम्मत से गई, सच्चाई से गई, लोगों के विश्वास, लोगों के प्रेम के साथ गई। यहाँ पर आपके सारे आरोपों पर मैं उत्तर लूंगा, आपके सारे आरोपों पर उत्तर लूंगा। बस एक छोटा सा कमेंट, काम किया है, एक छोटा सा कमेंट। एक तरफ पूरा संगठन, दूसरी तरफ इकलौते कमलनाथ जी, ये पिक्चर तो दिखाई पड़ी है। इस कमी से कब उभरेगी कांग्रेस? आपके सवालों का जवाब लूंगा, और डॉक्टर श्रीश चंद्र मिश्रा जी हैं, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। अपराजिता जी, आपने 2-3 चीजें बोली हैं। एक तो पहले आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर नहीं है, तो आपकी पार्टी ने भी कई ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जो बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से लाकर आपने उनको चुनाव लड़वाया है, क्योंकि वो चुनावी गणित के हिसाब से या चुनावी समीकरण के हिसाब से एकदम फिट बैठते थे आपके लिए। दूसरी बात, आपने इसको बोला कि चुनाव बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और ये जनता के साथ गलत हुआ है, जैसा भी, लेकिन यदि चुनाव परिणाम वही आता है जो दिखाई दे रहा है, तो फिर इन सब बातों का क्या मायने रह जाएंगे? राजनीति में जो लोग हैं, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ क्योंकि राजनीति या कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर नैतिकता की आवश्यकता है, लेकिन आज के युग में जो बात चल रही है, हर जगह पार्टी तोड़ जोड़ करके अपनी सरकार बना दी। चाहे महाराष्ट्र में आपकी पार्टी ने जो सरकार बनाई है जिस गठबंधन के साथ, शिवसेना के साथ, क्या आपका उनके साथ कोई तालमेल दिखता है? तो आपने वहाँ पर सिर्फ आपको सत्ता में आना था, इसलिए आपकी पार्टी ने एक बेमेल वहाँ पर गठबंधन बनाया। उन्होंने जिसके साथ चुनाव लड़ा और उसके और जो परिणाम आया, तो उनको सीएम बनना था उद्धव ठाकरे को, तो इसलिए आपकी पार्टी ने भी सपोर्ट कर दी, जबकि आपकी पार्टी उस विचारधारा का जीवन भर विरोध करती रही। तो अब नैतिकता की बात तो किसी तरफ नहीं बची है। सही बात, क्योंकि बिहार में भी चुनाव परिणाम पिछली बार आया था, उसमें नीतीश कुमार लालू के बेटे तेजस्वी के साथ चुनाव लड़े और उन्होंने सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाई। कर्नाटक की स्थिति भी हमको मालूम है और देश के अन्य हिस्सों में भी ये सब खेल चल रहा है। इसलिए अब उस बात का कोई मतलब नहीं है जब तक कि जनता आपके साथ न खड़ी हो। जनता आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई, इसका कारण जानना चाहूँगा सिर्फ।
2-3 चीजें यहाँ पे, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में ओवरनाइट स्वेरिंग इन हुई थी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का रवैया था, कांग्रेस पार्टी में मैं बाय चांस नहीं हूं, सिद्धांतों से हूं। हम एक लिबरल आइडियोलॉजी, डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र की वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। अगर महाराष्ट्र में भी हमने अलायंस बनाई तो सबसे पहले हमने लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से फिर अपने वादों पर मुकर कर, जिस प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश की थी, साजिश की थी, वो फेल हुई। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। जनादेश ने आपको, भारतीय जनता पार्टी को यह बताया कि अब आप रुकिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। किस प्रकार से कोविड महामारी में, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में, यहां तो पॉलिटिक्स और उस पॉलिटिक्स की बात भी अगर मैं ना करूं, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में आप रिसोर्ट पॉलिटिक्स खेल रहे थे। क्या ये जवाबदारी है आपकी? अपराजिता जी, आपकी सारी बातें सही है, लेकिन एक बात कुछ ही देर पहले इसी मंच के ऊपर बीजेपी के मंत्री महोदय जुड़े थे, उन्होंने कही थी, और वो बात संगठन के स्तर पर उन्होंने कहा था, सरकार जो है एक बाय प्रोडक्ट होती है किसी भी दल के ओवरऑल कामों का। तो साथ ही साथ जो मंत्री बनते हैं, जो मंत्री नहीं बनते हैं, वो भी आप ही की पार्टी के लोग हैं। ये बात तो बिल्कुल तय है कि कहीं असंतुष्टि, कहीं कमजोरी थी, जिसका फायदा विरोधियों ने उठाया, जमकर उठाया, उन्हें अपने पक्ष में किया। और जिस मैंडेट की आप बात करें, वही मैंडेट आज अगर इन सब के बावजूद ये सारे फैक्टर जनता के सामने रहे, अगर ये बीजेपी के साथ गया, तो ये एक बड़ा सवाल है जो मिश्रा जी भी आपसे पूछना चाहते हैं। एक बार फिर लौटूंगा आपके पास।